अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। तो ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, मैंने पार्ट 1 अपने चैनल में अपलोड कर दिया जिसके अंदर मैंने आपको एमसीक्यूज और आपके पास जो सब सेक्शन पार्ट 1 था उसके तमाम सवालात के सोल्यूशंस बताएं डिटेल में कि क्या उसमें कहा गया था और क्या चीज़ कहा गया है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें उसमें बताया था क्योंकि इसको 3-4 सेक्शंस में तो वो किया गया, सेपरेट किया गया है। पहला सेक्शन आपके पास क्या था जिसके अंदर आपके पास चैप्टर्स के कॉम्प्रीहेंशन के आपके पास क्वेश्चंस थे। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आ रहा है आपके पास जो पोम होते हैं उसके तमाम आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट जो आता है वो आपके पास क्या होता है, उसमें आपका प्ले एंड एक्ट जो होता है, ड्रामा जो होता है उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। एंड फोर्थ पार्ट जो होता है वो ग्रामर्स के होते हैं जिसके अंदर हर पार्ट के अंदर 4 सवालात होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मैं तमाम सवालात के आपको जवाबात बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पार्ट 1 को मैं कंप्लीट सॉल्व करवा दे रहा, साथ साथ केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है उसके न्यूमेरिकल्स है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके मैथमेटिक्स की बुक आई हुई है न्यू, उसके तमाम क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश के भी आपको तमाम चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊं। मॉडल पेपर के साथ साथ मेरे चैप्टर्स भी चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो नेकलेस था आपके पास उसके तमाम सवालात आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए अपने चैनल के अंदर, आप उसे भी चेकआउट जाके कर सकते हो। चलो आज जो इसका पार्ट 2 देखते हैं जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश क्लास फर्स्ट ईयर सब सेक्शन पार्ट 2 आपके जो पोएम के क्वेश्चन है, मॉडल पेपर के सोल्यूशन, इसको देख लेते हैं और एक एक करके सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल आया कहाँ से और इसमें बोला क्या जा रहा है। तो इस सवाल में लिखा हुआ है डिस्कस द पोएम द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ। एक पोएम है हमारे पास, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ विद द रेफरेंस ऑफ द लाइन एंड हैविंग नथिंग येट हैट ऑल। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि इसमें बोला क्या गया है। तो खैर इस पूरे पोएम के अंदर यही बोला गया है, एक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि है क्या। इसके अंदर बोला गया है कि अल्लाह की मतलब कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुशगवार होकर रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुश होकर ही गुजारना चाहिए। इसके अंदर पोएट यही चीज़ बता रहा होता है कि हर वो काम करना चाहिए जिससे खुशी महसूस हो और क्या हो, लोगों तक अच्छे ताल्लुकात पैदा हों और साथ वो तमाम काम अल्लाह के लिए भी करना चाहिए ताकि वो अल्लाह उससे क्या हो सके, राज़ी हो सके। तो तमाम इसके अंदर इस चैप्टर का एक तरह से मैंने आपको बता दिया मोरल ऑफ द स्टोरी इस चैप्टर के अंदर यही है कि इसमें बोला गया है कि एक इंसान का कैरेक्टर कैसे हैप्पी हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसमें लिखा है दिस पोएम इज हाईली रिलीजियस। ये पोएम बिल्कुल ही आपके पास मजहबी टाइप का है। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल मजहब के बारे में बताया गया है कि हर चीज़ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें इक़दाम उठा सकते हो, तो तमाम चीज़ें कहा गया है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है दिस पोएम इज हाईली रिलीजियस द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़ इज एलिबरेटेड बाय सर हेनरी वॉटन। जिसको लिखा किसने है, सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। वॉटन हैप्पी मैन स्पेंड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द कमांडेंट ऑफ अल्लाह। मतलब अल्लाह अलमाइटी बिल्कुल उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे जिसके लिए अल्लाह ने जिस तरह से कहा है। ठीक है, उस तरह से बिल्कुल अल्लाह के राज़ी करने के लिए उस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न इज अर्निंग द ट्रेजर ऑफ वर्च्यूज़। इसमें लिखा हुआ है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे जिसकी मदद से वो ना हो सके, मतलब कि सवाब हासिल ना कर सकें। ठीक है, तो लिखा ऑल टू ही इज़ नॉट द ऑनर ऑफ द लार्ज प्रॉपर्टी। वो किसी बहुत बड़े उसके ऑनर नहीं थे, किसी लार्ज प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं थे, लेकिन he has the grace of Allah Almighty and that's why the poet say he has everything। बस वो अल्लाह का हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, अल्लाह ही को अल्लाह ही की इबादत करते थे और साथ साथ क्या करते थे, और इसीलिए वो अपने आप को कहते थे मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, तो इस पोएम में यही चीज़ बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। तो लिखा है व्हाट इज़ ऑर्डिनरी हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन द पोएम ओज़िमेंडियास। तो इसमें क्या कहा गया है, असल में ये जो पोएम है ना आपके पास, ये एक ना स्टैचू पर मबनी है जिसके ऊपर एक किंग होता है, एक बादशाह होता है, और वो क्या करता है उसके ऊपर ना नाम लिख देता है, ऐसा लिख देता है, क्या लिख देता है, द किंग ऑफ द किंग, मतलब किंग का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। ठीक है, एक स्टैचू बनाता है और उस पर लिख देता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता वो असल में इसलिए बनाता है ना ताकि ना वो उसको देखे, सब उसे देखें, और वो समझता है कि ना कि इंसान ज़िंदगी भर तक रहेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना एक वक्त आता है और इंसान को
ख़त्म हो जाना होता है, हर इंसान को चले जाना होता है, ठीक है। तो इसकी पूरी कहानी है, तो फिलहाल मैं आपको यही पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओzymandias द किंग हैड गॉट रिटन एट द पेडेस्ट्रल ऑफ द स्टैचू, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि उसने एक वो बनाया था, क्या बोलते हैं, ये पोयम को लिखा है, ठीक है। और उसने स्टेटस आई एम द किंग ऑफ द किंग, इसमें क्या लिखा था, एक आपके पास वो बनाया था, स्टैचू बनाया था जिसके अंदर लिखा था आई एम किंग ऑफ द किंग, ठीक है। उसके बाद लिखा बट आयरनी इज दैट द किंग स्टैचू वाज लेइंग इन द डस्ट, ही गॉट स्टैचू बिल्ड इन immortalize his name, but the forget that nothing could stand against time and powerful element of the nature. It is the law of nature that he who lives dies, everything on this earth is mortal. तो इसमें फिलहाल वही चीज़ लिखा हुआ है, यही कहा गया है कि कोई भी चीज़ हमेशा दायमी नहीं रहती, एक ना एक दिन ख़त्म होता है। तो उसने स्टैचू भी बनाया था, उसमें भी क्या लगा, डस्ट लगा हुआ था, उसमें भी मिट्टी लगी हुई थी, और वो शायद भूल चुका था कि हर चीज़ क्या है, नहीं रहता, हर टाइम नहीं रहता, हर चीज़ पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ नेचर, मतलब कि हर एलिमेंट मतलब कि नहीं रह सकता, ठीक है। बस सिंपल सा था, यही क्वेश्चन था इसके अंदर बताया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरा मकसद ये है कि आपको आंसर्स प्रोवाइड करना, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। चले आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और बाकी प्ले के क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। मतलब ये 4 है इस सेक्शन का, लेकिन थर्ड सवाल है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये 7 है, ठीक है। व्हाट रिवॉर्ड डस द काहुरी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क, तो उसको क्या रिवॉर्ड मिला था जब उसने हार्ड वर्क किया था। आफ्टर हिज स्ट्रगल द काहुरी इज रिवॉर्डेड विद हिज इंटरनल ट्रूथ, उसके अंदर की सच्चाई की वजह से, एज ही हैज सर्चिंग फॉर इट बाय रूमिंग place to place, he saw he beloved spend night with God, all his effort bore with fruit and got what he want. His effort are not in vain, being resilient, consistent and determined. Kahuri get what ही डिज़ायर, देखो काहुरी ने हर वो काम किया जिसको वो चाहिए था उसे, उसने कंसिस्टेंट डिटर्मिनेंट के साथ काम किया ताकि उसे क्या मिल सके, वो जिस चीज़ को चाहता था वो उसको हासिल कर सके, ठीक है। तो 7 में ये आपके पास सवाल लिखा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई करना द पोएम एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द फ्लोइंग लाइन। आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है पोएट के बारे में कि ये पोएम कहाँ से लिया गया है और उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो मुझे मालूम है इस पोएम में कहाँ से लिया गया है। द टेक्स्ट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम गुड टिम्बर, ये गुड टिम्बर से लिया गया है, जिसको कंपोज किया है डोगलस मैलोच ने, ठीक है। इट इज़ रिप्लेटेड विद द लिटरेरी devices in the given line. The poet uses hyperbole, personification and alliteration vividly. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये पोएम जो है वो कहाँ से लिया गया है, गुड टिम्बर से लिया गया है, जबकि इसको लिखने वाले डोगलस मैलोच हैं, ठीक है। और इसमें बताया गया है इंसान की शख्सियत के बारे में बताया गया है, उसके इंतशार के बारे में बताया गया है कि एक इंसान किस तरह से रह सकता है, ठीक है, उसके बारे में तमाम डिटेल बताई गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो सवाल आ गया वो सब सेक्शन है, जो प्ले आपके पास जो प्ले है, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ठीक है। तो उसके कुछ सवालात हैं, उसको देख लेते हैं। वाई वाज द क्रिएटर इंटरेस्टेड इन द विजिटिंग द प्लैनेट अर्थ, वो क्यों इंटरेस्ट था अर्थ के प्लैनेट अर्थ में आने के लिए। और देखना कि असल में इस वाली जो कहानी है ना, इसमें यही बताया गया है जैसे कि एक जो बंदा है वो प्लैनेट में आया हुआ था, ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, उसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया था कि थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, मतलब कि वो इंसान को ना, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझता था, दुनिया में रहने वाले लोगों को बहुत वो समझता था, उनका मतलब कि उनके ऊपर उनका सोच कम है, उनका हर चीज़ कम है, ठीक है, इस तरह से वो समझता था। ये असल में ये जो ड्रामा प्ले होता है ना, ये ड्रामा होता है, तो ये एक छोटे सियारे की सैर, मतलब आपके पास क्या है, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट से है, ठीक है। ये अमेरिका के एक मशहूर जो आपके पास मशहूर ड्रामा निगार थे उसने इसे लिखा था, और इस ड्रामे में बहुत सारे वाक़ियात को भी दिया गया है, बताया गया है, ठीक है, जैसे कि जदीद तहज़ीब पर तबसरा भी किया गया है, और साथ साथ क्रिएटन जो कि दूसरे सियारे के मखलूक हैं, मतलब ये किसी और सियारे के मखलूक थे, जब उन्होंने अर्क में आया तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं और ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में ये कहानी पूरा लिखा हुआ है। और वो क्यों इंटरेस्ट था, क्योंकि वो इंटरेस्टेड इसलिए था कि दुनिया में जानना चाहता है कि दुनिया क्या है, ठीक है। और उसके बाद क्या है,
इसके अंदर, इस ड्रामे के अंदर एक और चीज़ बताया गया है, अमेरिका के माहौल के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। और साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि वो खुद से ज़्यादा ताकतवर किसी और कौम को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वो खुद को अपने कौम से ज़्यादा किसी और को ताकतवर नहीं देख सकते थे। और इसमें ये भी बताया गया है कि जब एक खलाई जहाज़ वहाँ पर उतरता है तो लोग इस तरह तरह की बातें करते हैं, मुख्तलिफ़ क़यास से राय सामने आते हैं, ठीक है। मतलब कि जब वो असल में किसी और प्लेनेट से जब अर्थ की तरफ जाने कोई आएगा तो यही होगा ना कि वो मतलब कि एक तरह से क्या हो, जैसे कि सब देखेंगे भाई क्या चीज़ आ गया क्या चीज़ नहीं है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें लिखी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द क्रीटन। आपने क्या करना है, डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ क्रीटन के जब विजिट किया था उसने तो क्या क्या रिएक्शन हुआ था। तो ऑल द कैरेक्टर वेयर एक्साइटेड टू सी क्रीटन, द रोगर स्प्लेडिंग एंड जनरल पावर, ही वाज द इम्पोस्टर हु हैज़ कम टू डिस्टर्ब देम और हार्म अमेरिका। मिस्टर स्प्लेंडिंग लाइक द क्रीटन वेरी मच, जॉन एंड एलन वर एक्साइटेड टू। तमाम करेक्टर्स हैं, जब ये आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि आखिर कौन कौन क्या क्या थे। तो बस आपने इसको जवाब बनाना तो ये लिखा गया, ठीक है। हाउ इस मीडिया पोर्ट्रेड इन द प्ले। तो इसके अंदर मीडिया ने किस तरह का किरदार अदा किया था। मीडिया ने बिल्कुल नेगेटिव किरदार अदा किया था, वो बहुत ही ज़्यादा गलत खबरों को क्या कर रहे थे, फैला रहे थे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें लिखी हुई उसके। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसके बाद ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, विच कैरेक्टर इन द प्ले अ विजिट अ स्मॉल प्लेनेट डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। आप किसी भी प्ले के बारे में लिख सकते हो, लेकिन जो आपके पास मेन किरदार है क्रीटन, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई लाइक क्रीटन द मोस्ट। मैं क्रीटन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक हिम हिज सुपर नेचुरल पावर। मैं इसको पसंद करता हूँ इसके सुपर नेचुरल पावर की वजह से। मोर एवर ही इज़ नॉट अ हार्मफुल टू एनी वे। और जबकि इसके साथ साथ वो हार्मफुल भी नहीं है किसी भी से, ठीक है। और इस पर लिखा है ही सीम पीस लविंग सॉर्ट ऑफ क्रिएचर। और जबकि वो बहुत ही ज़्यादा काम रहने वाला इंसान है, ठीक है। ही इंसान तो नहीं है, वो क्रिएचर था, ठीक है, बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ही कैन रीड द माइंड ऑफ ह्यूमन बींग। वो इंसानों की दिमाग को आराम से क्या कर लेता था, पढ़ लेता था। ही हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट द पर्सन वॉट एवर द लैंग्वेज ही स्पीक या शी स्पीक। लिखा हुआ है कि कोई सी भी लैंग्वेज हो वो क्या कर लेता था, वो आसानी तरीके से बात कर लेता था, उससे कम्युनिकेट कर लेता था। ही हैज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने आप को बआसानी प्रोटेक्ट कर लेता था। द सुपर पावर अमेरिका इज हेल्पलेस बिफोर हिज पावर। जो सुपर पावर अमेरिका था वो भी क्या हो गया था, उसके सामने हेल्पलेस, बेयारो मददगार हो गया था। फिर लिखा हुआ द वे ही बिल्ड द इनविजिबल वॉल राउंड हिज स्पेसशिप इज मार्वलस। लिखा हुआ है कि जिस तरह से वो इनविजिबल वॉल को अपने स्पेसशिप में बना लेता था, कर लेता था, तो वो भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी करैक्टर का लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर के बारे में ब्रीफली एक शॉर्ट सी समरी आपको प्रोवाइड कर दूं। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद ग्रामर सेक्शन और सेक्शन सी का जो सेक्शन होगा उसको हमने पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।